जब मैं एयरपोर्ट पे आती हूँ ना, मुझे अपने देश की हर चीज़ प्यारी लगती है। मुझे अपना मुल्क अपनी माँ होती है। मुझे हमेशा ये सवाल है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे घर पुलिस आई, मेरी छोटी सी पोती डर गई कि इतनी पुलिस हमारे घर क्यों आई। और शौकत खानम को देख के ही मैं खान साहब की टीम में शामिल हुई कि अगर शुरू में हमने जब पीटीआई हमारी जो तनख्वाहें थी, टोटल अलाउंसेस बेसिक पे हमारी 18,000 थी, अलाउंसेस मिला के 82,000 बनती। सीट मिले ना मिले, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क वाकई बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत प्यारी शख्सियत से जो पॉलिटिक्स और वेलफेयर के कामों को साथ लेकर चलती हैं। नाम है उनका आयशा इकबाल साहिबा। साबिका एमपीए भी रह चुकी हैं और मैंने आयशा इकबाल साहिबा को ज़मान पार्क में फ़र्स्ट टाइम देखा और इनके कुछ ऐसे काम देखे जिसकी वजह से मैं इनके बारे में तजस्सुस में भी मुब्तला हुई और मुझे इनके बारे में जानने की ख्वाहिश भी पैदा हुई, क्योंकि इनके काम बड़े अच्छे थे। वहाँ सफाई सुथराई का काम करवा रही हैं, वहाँ लोगों के काम आ रही हैं, जितने भी मसले मसाइल लोग अपने बयान करते थे उनको हल करने की कोशिश करती थी। इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे एक मुलाकात करूं, एक छोटा सा इंटरव्यू करूं और आप लोगों को भी इनके बारे में कुछ बताऊं। तो मिलते हैं आयशा इकबाल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मेरा तारुफ करवाया है। देखते तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे मुझे, लेकिन मेरे काम को सराहने वाले काम होते हैं तो शुक्रिया आपका। मैम इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी शख्सियत इतनी अच्छी है, आपने इतने वहाँ पे काम ऐसे किए कि मैं मजबूर हुई आपका इंटरव्यू करने पर। अब आप ये बताएं कि पॉलिटिक्स में आप क्यों आई? पॉलिटिक्स में सबसे पहले जैसे कि नाम है तहरीक इंसाफ, मैंने देखा है हमारे मुआशरे में किसी को इंसाफ मैसर नहीं। मेरे पास एमपीए बनने से पहले भी इलाके में नाइंसाफ़ी लोग आते हैं अपने मसाइल के लिए। हमारे सारा जो निज़ाम है मुल्क का वो बेइंसाफ़ी पे है। और अगर आप कहेंगे कि मैं शौकत खानम की वजह से सियासत में आई तो बिल्कुल सही है। शौकत खानम, मेरी सास को कैंसर था, मैं जाती थी और मैं देखती थी कि वहाँ अमीर गरीब सबको यकसान एक निज़ाम है जो मिल रहा है। तो मुझे लगा कि यही इंसानियत का निज़ाम है और शौकत खानम को देख के ही मैं खान साहब की टीम में शामिल हुई कि अगर वो एक जगह एक सिस्टम बना सकते हैं तो वो बड़े सिस्टम भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे मुल्क में सिस्टम्स ही नहीं बने। हमारा मुल्क, जैसे कि खान साहब कहते हैं, हर नेमत है इस मुल्क में, हर कोई ऐसी चीज़ नहीं, सोना उगलती ज़मीन है, हर तरह का मौसम है, हर तरह के फल हैं, मादनियात, पानी, कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमारे प्यारे पाकिस्तान में नहीं है। तो निज़ाम नहीं बना। तो ये स्कूल ऑफ थॉट लेके मैं खान साहब की टीम में शामिल हुई हूँ और तकरीबन मुझे 14 साल हो गए हैं कि मैं पीटीआई में काम कर रही हूँ और खान साहब के साथ शाना बशाना काम कर रही हूँ। उसमें मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि मैं लोगों को बजाय इसके कि उनके घर घर जाके मैं उनसे कहूँ कि खान साहब को पीटीआई को वोट दो, क्यों ना मैं अपने घर के दरवाज़े खोल दूँ और लोग मेरे घर आएँ अपने मसाइल लेके और मैं उन मसाइल को हल करूँ, ताकि छोटा सा ट्रेलर मिल सके कौम को, लोगों को, कि जब पीटीआई आएगी तो हमारे ऐसे मसले हल होंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैम आप मुझे ये बताइएगा कि पॉलिटिक्स में लोग अमूमन सीट के लिए आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका ऐसा कोई मकसद नहीं। आपका मोटिव क्या था? देखिए, मेरा तो मोटिव अपने मुल्क को बेहतर करना है। सीटें आनी जानी चीज़ हैं, पीछे भी मेरे पास रही है सीट। मुझे नहीं लगता कि इस सीट से कोई यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई इतनी तनख्वाह थी, करप्शन मैंने की नहीं कि मैं सीट उस तनख्वाह से कोई गाड़ी ही बदल लूँ या मैंने ड्राइवर ही रख सकूं। शुरू में हमने जब पीटीआई हमारी जो तनख्वाहें थी, टोटल अलाउंसेस बेसिक पे हमारी 18,000 थी, अलाउंसेस मिला के 82,000 बनती थी। आखिरी साल हमारी थोड़ी इम्प्रूव हुई, लेकिन कोई ये नहीं कि हमारी पता नहीं कितने ज़्यादा तनख्वाह होती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काम बहुत है, तनख्वाह, ये चीज़ें आनी जानी है। मेरा वो अपना जो एक ज़ाहिरी आपका
टिगरिंग पॉइंट होता है कोई, आप अगर इस तरह की ज़िंदगी, आम औरतों से हट के ज़िंदगी, आम औरत की तो ज़िंदगी पाकिस्तान में ही है ना, कुकिंग कर ली, बाज़ार चले गए, बच्चों के काम कर लिए, इस तरह। मेरी ज़िंदगी बहुत फ़र्क है। अगर मैंने अपने आप को तब्दील किया इस हिसाब से, तो उसमें एक वजह ये है कि मेरी सारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान के हालात की वजह से पाकिस्तान छोड़ के चली गई। मैंने देखा कि मेरी बहन भाई, इवन मेरी बेटी भी, सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हुए हैं। मैंने देखा मेरे माँ बाप जो हैं उन्होंने कितनी अपने बच्चों के बगैर आखिरी वक्त कितनी तकलीफ़ में काटा। और मुझे ये बताओ, अगर हम सारे बच्चे बाहर मारे जाते जाएंगे, यहाँ पीछे क्या बनेगा? और कितने के बच्चे, क्या आप बाहर जा सकते हो? आप जा सकते हो? ये हाल नहीं है। हाल 22 करोड़ लोग बाहर नहीं जा सकते। पिछले साल भी 7.5 लाख बच्चा बाहर गया है। हम सारे 22 करोड़ लोगों को तो नहीं बाहर भेज सकते। हमें इस मुल्क को ठीक करना है आने वाली नस्लों के लिए। तो मेरा कभी भी सीट जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रही। सीट मिले ना मिले, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क वाकई बहुत प्यारा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुनिया देखी है, ये नहीं कि मुझे एक्सपोजर नहीं है मेरा क्योंकि फैमिली सारी बाहर है, मैंने देखा है। लेकिन यकीन मानो, जब मैं एयरपोर्ट पे आती हूँ ना, मुझे अपने देश की हर चीज़ प्यारी लगती है। मुझे अपने मिट्टी से बहुत प्यार है। ये आपकी अपने वतन से मोहब्बत है ना, कि आप जब भी वापस आती हैं और आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं वहाँ दिन गिनती हूँ मैंने अपने मुल्क में कब वापस जाना है। अपना मुल्क अपनी माँ होती है। ये आपकी मोहब्बत नज़र आ रही है हमें। आप ये बताएं कि सियासत में आई हैं आप जब, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़ाहिरी बात है, जो भी नया फील्ड है, जैसे आप भी मीडिया में आए हो, हम लोग बहुत ट्रेडिशनल, हमारे लोगों की सोच है। औरतों के लिए ख़ास तौर पे, इवन मर्दों के लिए भी, लोगों के नज़दीक लायक बच्चा वो होता है जो डॉक्टर इंजीनियर हो। और कई फील्ड में बच्चे जाएं तो उसको अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आ रही है कि बच्चे मीडिया में भी आ रहे हैं, नए फील्ड्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। शुरू में तो अगर कोई कंप्यूटर में भी आ रहा होता था तो इतना ज़्यादा लोगों में इतना यही टैबू था, अभी भी बल्कि है कि डॉक्टर इंजीनियर जो हैं वो बस स्ट्रीम है, बाकी जो हैं वो ऐसे ही हैं। टीचिंग में नहीं लोग आते थे। अब ज़रा तब्दीली हो रही है, तो औरतों के लिए तो ये ज़्यादा टैबूज़ है ना, मीडिया में भी औरत आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं पीछे ज़मान पाक की बच्ची से मिली हूँ जो पायलट है। अब पाकिस्तानी बच्चियाँ बहुत ग्रो कर रही हैं, और मैं तो समझती हूँ आने वाला वक्त पाकिस्तान की बच्चियों का है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हैं और हर फील्ड में चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही हैं। मैंने नोटिस किया है कि आप औरतों के लिए ज़्यादा काम करना चाहती हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं बाहर भी, जैसे मेरा एक्सपोजर है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हम बाहर के मुल्कों में जब फिरते हैं, जाते हैं, हमें कोई सेफ्टी इश्यूज़ नहीं होते, हमें कोई स्टेयर नहीं करता। यहाँ तो हम बाहर निकलें, ज़ाहिरी बात है, उम्र है मेरी भी, फिर भी अभी तक ये होता है लोगों को। सबसे पहले तो हमें जो हरेसमेंट फ़ील होती है वो विजुअल होती है। मैं 3 साल रही हूँ अपनी पार्टी में चेयरपर्सन डोमेस्टिक वायलेंस एंड सोशल टैबूज़ पे, तो उस पर मैंने बहुत काम किया। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लेक्चर्स दिए। तो हमेशा हरेसमेंट, पाकिस्तान में बच्चियों को 5 तरह की हरेसमेंट फ़ेस करनी पड़ती है। विजुअल, सबने देखना है, ताड़ना है, बाहर निकली है तो ताड़ो, देखने की चीज़ें भी बार बार देखो, ये कॉन्सेप्ट फेस करते हो ना आप भी। दूसरा, वर्बल, फ़िक्रा कस देना, गाली देना। गाली तो माँ और बहन की देना पसंदीदा काम है, माँ बहनें बनी इसलिए। हो नहीं सकता मैं इधर अभी पैदल मार्केट जाऊँ तो चाहे सब्ज़ी वाला हो चाहे मुर्गी वाला है, वो किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहा होगा ना तो माँ बहन की गाली पहुँच देगा। ये तो बहुत डालमा है। यूरोप साइड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप गई, इधर उधर गई, तो आपका कहना है कि वहाँ आपने ऐसा माहौल नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल कोई किसी को नहीं देखता। हालांकि लोग कहते हैं अक्सर कि वहाँ लोग जैसा देश वैसा भेष। मैं इसी तरह शलवार कमीज़ में हमेशा गई हूँ, ठीक है। मुझे कभी नहीं फीलिंग हुई। कतर गई हूँ
रात के 10-11 बजे भी बच्चियां कॉर्निश पे एक्सरसाइज कर रही हैं। यहाँ तो मैं अभी जैसे आपको 2 किस्में बताई थी, 2 किस्में ये हैं हरेसमेंट की। तीसरी हमारी किस्म जो आ गई है सेक्सुअल, 3 साल की बच्ची से लेके आज मैं देख रही थी, यानी वाक़यात होते हैं कब्र में से भी निकाल के लोग रेप करते हैं। कि क्या एक 3 साल की बच्ची ज़ैनब से लेके, पिछले साल असेंबली में मैंने क्वेश्चन डाला, 1 साल में 10,000 रिपोर्टेड केस थे सेक्सुअल हरेसमेंट के। कि क्या ये हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे आप कोई भी सेफ़ नहीं है, बच्चा नहीं सेफ़। उसके बाद हमारा जो सेक्सुअल के अलावा अब ये जो सोशल मीडिया की वजह से जिसको मर्ज़ी ब्लैकमेल कर लो, किसी की तस्वीर किसके साथ लगा लो, वायरल कर दो, किसी को बदनाम कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। खान साहब ने बहुत अच्छा अदारा बनाया, लोगों को नहीं पता। हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि साइबर क्राइम का अदारा है, अगर आपको हरेसमेंट फील होती है तो आप साइबर क्राइम में जाएं, जेल तक मैंने लोगों को करवाई है। इसी तरह वन सेफ्टी ऐप है कि बच्चियों ने अपने आप को कैसे सेफ़ करना है। हमें ख़ुद भी अदराक है, हमने अदारों को बेहतर भी किया है, नए अदारे भी खान साहब के टाइम में बने हैं। हम बच्चियों के लिए रियासत मदीना जैसी रियासत बनाना चाहते हैं, जहाँ के रात को अकेली बच्ची भी नौकरी करके अपने घर महफूज पहुँच सके, उसको खौफ ना हो। एक चीज़ मैंने नाज़रीन और भी नोट की आयशा इकबाल साहिबा में, कि अभी ये इक़्तिदार में नहीं है, अभी इनको कोई सीट इनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों के काम आती हैं। लोगों के काम आने का जज्बा इनमें क्यों है इतना? आपको मज़े की बात बताऊँ, आप भी गौर करो। हज़रत खिज़र जो थे वो नबी नहीं थे, लेकिन कुरान में उनका ज़िक्र है। वो क्या करते थे? वो लोगों को रास्ता बताते थे। मेरी कोई NGO नहीं है, मेरा कोई अदारा भी नहीं है, दफ्तर भी नहीं है मेरे पास। मैं घर से बैठ के सारे काम करती हूँ, सबसे घर में ही मीटिंग। आज आपको भी मैंने घर ही बुलाया है, क्योंकि ऑब्वियसली दफ्तर अफोर्ड करना महीने का 50,000 तो कम से कम खर्चा है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कहो कि मैंने ये चीज़ कुरान से सीखी है तो बिल्कुल सही सीखी है कि कम से कम लोगों को रास्ते तो दिखा सकती हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे शऊर दिया, एक तो वो लोग हैं जिनके पास शऊर नहीं है, उन्हें तो अल्लाह ने नहीं पूछना, उनका एक्सपोजर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मेरा एक्सपोजर भी दिया, मुझे अल्लाह ने तालीम दी, मुझे शऊर दिया, तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ये भी मेरे से पूछेगा कि मैंने दुनिया में क्या करके आई। आपको अल्लाह का डर है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को डर नहीं है इस चीज़ का। वो तो बस करप्शन का बाज़ार गर्म किए रखते हैं, और आप में मैंने ऐसा कोई लालच नहीं देखा। आप कह रही हैं, बता रही हैं कि सैलरी आपकी तकरीबन 80,000 शायद आपने बताई है, कि बहुत ज़्यादा, ये कोई इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। आजकल तो एक आम जो प्राइवेट काम जॉब का बंदा है उसको भी 80,000। तो आपका फिर भी आपने इतना काम करने की कोशिश की, इतनी कम सैलरी में भी आपने कोई रिश्वत वगैरह लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई हमें फ़ंड्स मिले, ना हमने कोशिश की कि इस वजह से कि ना कोई फ़ंड्स लें, ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम आए। तो अभी भी आप ज़ाहिर इलेक्शन का है, आप अगर इक़्तिदार में आ जाती हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगी? मैं वही बात है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाली बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए भी इवन एक महफूज पाकिस्तान हो, जो अपने मुल्क में आप तुम लोग रह सको, महफूज ग्रो कर सको, इक्वल जो हमारी हुकूमत ने SDG गोल्स साइन किए हुए हैं, जो बेसिक राइट्स हैं आप लोगों के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम टू अर्न। मैं तो हर जगह से कहती हूँ, अगर हम कभी भी औरतों के राइट्स के लिए बात करते हैं तो लोग फ़ौरन समझते हैं पता नहीं हम कौन सी आज़ादी के मांग रहे हैं। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि हमारा स्लोगन है खतीजा बनो तहरीर। हज़रत खतीजा के पास इतनी इजाज़त थी कि उन्होंने अपना जीवन साथी खुद चुना और अपना कारोबार खुद करती थी। बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सब बच्चियाँ जो हैं वो एम्पावर्ड हों। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक आपकी 50% जो पॉपुलेशन है वो घर बैठी रहे, वो काम ही नहीं करे। हमारे मुल्क के मसाइल में से ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा तो पॉपुलेशन, हमारी जहालत बहुत है। जब तक हमें 2 लड़के नहीं होंगे, अपने बेटियां पैदा करते रहना और कबूल भी नहीं करना, और उसके बाद बेटियों के साथ
जितना जो कुछ होता है वो भी हमें केसेस रिपोर्ट होते हैं। नाज़रीन, मैं आपको आयशा इकबाल साहिबा के वेलफेयर के कुछ काम भी आपको दिखाऊंगी और इसके अलावा ज़मान पार्क में ये जो इफ्तारी वगैरह करवाती रही, वहाँ पे जो इंतज़ाम करने में लगी रही, वो भी कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आयशा इकबाल साहिबा से ये पूछना चाहूँगी कि मैम आप ये बताएँ कि फैमिली डिस्टर्ब हुई पॉलिटिक्स में आने से? नहीं, कोई इतनी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक मेरे बच्चे मैरिड नहीं थे मैंने हमेशा हर चीज़ बैलेंस रखा है। अगर हम नॉन प्रोडक्टिव कामों पे, मैं नॉन प्रोडक्टिव मीटिंग्स में भी नहीं जाती पीटीआई की, मैं हमेशा प्रोडक्टिव, मुझे अपना टाइम जो है सबसे ज़्यादा कीमती लगता है। नो डाउट मैं रात 12 बजे तक काम करती हूँ, सुबह भी जल्दी उठती हूँ, लेकिन मैंने डिवीजन ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग ना वक्त ज़ाया बहुत करते हैं, मैं वक्त ज़ाया नहीं करती। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन रात को जब मैं लेटती हूँ तो मैं अपने आप से ज़रूर सवाल करती हूँ। मैं किसी भी, अगर ज़मान पाक भी जाती हूँ तो मैं वहाँ वक्त ज़ाया नहीं करती। वहाँ लोग अपने मसाइल लेके आए होते हैं। खान साहब हर एक का मसला नहीं सुन सकते, हम उनकी टीम है, ये हमारा फ़र्ज़ है। कोई भी वहाँ लोगों का ख्याल है इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी है और वह सबके मसले हल कर देगा, लेकिन इमरान खान अकेले हैं, हम सब उनकी टीम है और ये हमारा काम है। इसी तरह वहाँ सफाई के काम, फिर दूसरे शहरों से हमारे भाई आए हुए हैं, अपने घर छोड़ के वो खान साहब की मोहब्बत में ही आके रह रहे हैं। हम बहनें वहाँ उनकी नीड्स पूरी करती हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें क्या चाहिए। जब गुज़वा होते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उस वक्त भी औरतें बैक पे यही काम करती थी, मरहम पट्टी, पीछे खाने का। ज़ाहिर हम लाठियों से लड़ तो नहीं सकते। खान साहब पे जिस तरह हमले हुए हैं, हमें लगता था, दोनों दफ़ा मैं उधर ही थी, मैं अक्सर पुलिस वालों से मैं मुंह पे जाके पूछा मैंने कि क्या तुम लोग, हम कश्मीरी हैं या फ़लस्तीनी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम ये पाकिस्तान है। जिस तरह शेलिंग हमने खाई, मेरे घर जिस तरह पुलिस आई, मुझे हमेशा ये सवाल है मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे घर पुलिस आई। मेरी छोटी सी पोती डर गई कि इतनी पुलिस हमारे घर क्यों आई। जब हम मई में इस्लामाबाद गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले निकल गई थी। इसी तरह वहाँ 14 और 15 को जितना शेलिंग हम निकल नहीं सकते थे, वहाँ ही हम रहे हैं और ना निकले भी नहीं। हमारा था कि बेशक आज हम मर जाएं, लेकिन हम मुल्क के लिए आज़ादी लेके रहेंगे। यानी कि मुल्क के लिए आपने शेलिंग भी बर्दाश्त की, अपने घर पे पुलिस भी बर्दाश्त की, लेकिन इमरान खान का साथ और हक का साथ आप नहीं कभी भी छोड़ेंगी? नहीं। खान साहब ने भी परसों भी किसी ने सवाल किया कि आपने क्यों अपने बच्चे भी कुर्बान किए, अपनी ज़िंदगी। खान साहब बहुत अच्छी ज़िंदगी, आज वो इंग्लैंड में होते ना तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते। मैं तो हमेशा उन्हें सलूट करती हूँ कि उन्होंने हमारे जैसी कौम को चुना और यहाँ काम किया। तो आगे से उन्होंने यही जवाब दिया कि खाली ये ज़िंदगी नहीं होती, मैं अल्लाह को जाके बताऊँगा कि अल्लाह जी मैंने पूरी कोशिश की, अब नहीं हुआ तो उनका कसूर नहीं। सो मेरा भी है कि मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह को जाके कहेंगे अल्लाह जी हमने तो पूरी कोशिश की, हमने तो अपना जवाब देना है। अल्लाह ने मेरे से नहीं पूछना कि उसने ये किया ये किया, अल्लाह ने तो सिर्फ मेरे से पूछना है कि बीबी तुझे दुनिया में भेजा था, तुम क्या करके आई। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल भी मुझे अभी भी याद आया कि पिछले दिनों ज़मान पार्क में एक खातून थी जो अपनी बेटी के लिए फ़रियाद करती फिर रही थी। मैंने उस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड की थी और फिर आपसे बात हुई, आपने बताया कि आपने उसने मामले को सॉर्ट आउट कर दिया। कुछ इस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चले। वो औरत हमारे शादी तस्वीर है, मेरी राब्ता है, मैं तो दिनों घर रहते डेरे तो रहते आई हाँ। मैंने ने क्या बीबी आया बच्ची लैन, मैं बच्ची लैन गई हाँ, मैंने बच्ची नहीं दी। इन्हें खबर जान कहता भज ले तो और ला ले, मैं नहीं तेन बच्ची दे रही तेरी मेरे ड्राइवर को घर बैठ। वो औरत आई हुई थी, उसको फिर मैंने उनसे उसके FIR की कॉपी ली, पुलिस से बात की, फिर जिधर वो कह रही थी उन लोगों से, उनसे MPA से बात की। उसकी बेटी जो कबीर वाला का है उसने उसको अगवा कर लिया है। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो ख्वाजा से बातचीत करके पता चल सकता है, लेकिन ख्वाजा से बातचीत करेगा कौन? क्योंकि ख्वाजा एक MPA एक बड़ा बंदा है, इमरान खान का मतलब इमरान खान की पार्टी का है, और इस हिस्से में इन खातून का कहना है कि इमरान खान अपनी मर्जी से गई है और उसने उस बंदे से निकाह नामा भी मैंने मंगवा लिया, निकाह भी उसने कर लिया। फिर उसने
कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके उसने बयान भी दे दिया है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और वो खुश है। तो जब कानूनी तौर पे अभी भी मैं उन लोगों को प्रेशराइज़ कर रही हूँ कि मुझे उस बच्ची से बात करवाएं और ताकि माँ बेटी को हम मिलवा सकें, और इंशाल्लाह मिलवा देंगे। अभी और मैं पेरेंट्स को ये पैगाम दूंगी कि जब बच्चा पहली दफ़ा कहे मैंने किसी से शादी करनी है, और वो यानी बच्ची कॉलेज में बीएससी में थी, बीए कर रही है, अगर 18 साल से बड़ी बच्ची आपसे कह रही है या बच्चा कह रहा है, माँ बाप को चाहिए कि उसको सुन लें ज़रूर। होता ही है कि माँ बाप से का जो हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है, माँ बाप को तब पता चलता है जब बच्चा कोई गलत कदम उठा ले। तो ये माँ बाप में और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और वो औरत पे मुझे अफसोस भी हुआ, बेवा थी, दोबारा शादी भी नहीं की। उस बच्ची पे भी अफसोस हुआ कि माँ ने घरों में काम कर कर के उस बच्ची को पढ़ा रही थी, कॉलेज में उसने डाला इतनी मेहनत से। उस बच्ची अपनी माँ को बताए तो सही कि मैं जा रही हूँ, करूँ। इसमें यह है कि हमारे इस वक्त मुआशरा बहुत गलत तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पे ये मोबाइल की वजह से बहुत कुछ गलत हो रहा है कि बच्चियाँ ट्रैप भी हो जाती हैं, उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। बहुत सी बच्चियाँ हमारे पास केस आते हैं जो ये साइबर क्राइम की वजह से बच्चियाँ ब्लैकमेल हो जाती हैं। आपने ज़ारा का केस कराची वाले का देखा, बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ 16 साल की। ये उम्र है बच्चियों को कैरियर पढ़ाई की तरफ आना चाहिए हमारी नई नस्ल को, ना कि ये शादी तो उस टाइम पे होनी चाहिए ये चीज़ें जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ शादी की कोई उम्र नहीं होती, शादी की वो उम्र होती है जब आप एम्पावर्ड हो जाओ, जब आप कुछ कमाने से। हमारे यहाँ 16 साल 18 साल की उम्र में बच्ची को पेरेंट्स पे खाना खिला रहे हैं, पेरेंट्स मोबाइल का खर्चा है। भाई आप बीवी का कैसे खर्चा पूरा करोगे, या बीवी अपना खर्चा? आजकल तो दोनों जब तक कमाए ना खर्चा नहीं। ज़िंदगी पानी भी मुफ्त में मिलता, पानी की बोतल भी 50 रुपए की हो गई है। भाई कैसे तुम लोग ज़िंदगी हो? हमने बच्चों का पता नहीं क्या किस तरफ ले गए हैं कि बच्चों का बस ये शादी हो जाए, अफेयर हो जाए, बॉयफ्रेंड हो जाए। बच्चों पहले खुदा के लिए पढ़ लो, कैरियर बनाओ अपना, अपने पैरों पे खड़े हो। इसके लिए तो आप जैसी माओं की तरबियत ज़रूरी है ना। तरबियत माएँ करेंगी तो बच्चे वैसे बनेंगे। एग्जैक्टली मैंने तो अपने बच्चों दोनों को पहले डिग्री फिर शादी। तो इसका मतलब है मैम ये जो MP खावर शाह पे जो उस औरत ने बात की है वो इल्ज़ाम था? इल्ज़ाम ऐसे उसके ड्राइवर से उसने शादी की है, इसलिए अगर आप इल्ज़ाम को तो उस पर ज़ाहिरी बात है उसने तो नहीं उसको कहा था। सबसे ज़्यादा कसूरवार तो उसकी बेटी है जो अपनी मर्ज़ी से गई है। सबसे ज़्यादा तो उसकी बेटी। मैं तो इसलिए ये बात क्लियर करना चाह रही थी कि इमरान खान पर किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। अगर कोई बंदा पार्टी का इस तरह कर भी रहा है तो उसका अपना ज़ाती फेल है, और अगर उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया है तो इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो मैम कह रही हैं कि उन्होंने इंक्वायरी शुरू करवाई, और शायद पूरे ज़मान पार्क में ये वाहिद खातून है जिन्होंने वाकई में इंक्वायरी शुरू करवाई, वरना वो औरत हर जगह फरियाद करती फिर रही थी, हर किसी के पास जा रही थी। मैं उसको देख रही थी, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, बस सुनते थे, सब गुजर जाते थे। लेकिन मैम ने उसका नोटिस लिया। ये भी एक आयशा इकबाल साहिबा की एक और आपको खूबी बयान कर रही हूँ। मैम आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं सब बच्चों को इस वाक़े से, ये आई ओपनिंग वाक़या है, खुदा के लिए सारे बच्चे जो हैं नई नस्ल अपने कैरियर पे तवज्जो दें। ये सबसे बड़ी बात है। हम सबको एक चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि हम मुसलमान सब ख्याल, और अल्लाह से हमें सिर्फ खान साहब हमेशा कहते हैं कि सिर्फ़ एक चीज़ का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का। तो हम हर काम करते हुए ये ज़रूर सोच लें कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और हमारे कामों की वजह से हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। और सब ने जाना तो है इस दुनिया से, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कल को हमने अल्लाह को जवाब देना। मैम आयशा अपनी हर बात में अल्लाह से डरने का दर्स देती हैं, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करते, कभी करप्शन नहीं करते। हम सब की मेरी तो दुआ है और मेरी इल्तिजा है कि सब भी ये दुआ करें कि आयशा या साहिबा ज़रूर इक़्तिदार में आएँ और पाकिस्तान को
तरक्की की राह पर गामजन करें, जो इनके ख्वाब हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से ये चाहती हैं, वो सब कुछ ज़रूर पूरा हो। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट सैमी चौधरी को और आयशा इकबाल साहिबा को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।